बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं अपने चैनल के ऊपर। और आज हमारी डिस्कशन का जो मौजू है, हम आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की जो टैक्सेशन है, जो कि फॉर्मली हमारे पाकिस्तान का पार्ट तो है बट नॉट फार्मिंग पार्ट ऑफ पाकिस्तान, वो कहलाता है एज पर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। एजेके की अगर मैं टैक्स की बात करूं आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, तो उन्होंने इनकम टैक्स का जो लॉ है वो भी इसी तरह अडॉप्ट किया, इस तरह सेल्स टैक्स भी और सर्विस का टैक्स भी। और अभी रिकॉर्डिंग से पहले मैं सुशील एहतशाम साहब से बात कर रहा था, तो उन्हें बताया कि वहाँ एजुकेशनल सेस भी है, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा जो आज हमारे मेहमान हैं, हम उनसे ये भी डिस्कस करेंगे कि वहाँ पे एनटीएन बनाने का क्या प्रोसेस है, कंपनी रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है। और इसके बाद अगर आप पाकिस्तान के अंदर एक बिजनेस कर रहे हैं और आप यहाँ से एजेके में अपनी ब्रांच खोलना चाहते हैं, तो आपको क्या मसाइल का शिकार हो सकते हैं वहाँ पे जाके। फाइलिंग क्या है, क्या टोटली ऑटोमेट हो चुकी है, मैनुअल है, क्या हिसाब है। तो ये इंशाल्लाह आज हमारा स्कोप होगा डिस्कशन के हवाले से। तो सबसे पहले हम अपने मेहमान जो हैं हमारे साथ, आज सुशील एहतशाम साहब हैं, जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो है अपनी टैक्स की सर्विसेज, इसके अलावा अकाउंटिंग की सर्विसेज देते हैं। वहाँ पे अपनी उन्होंने फॉर्म रजिस्टर कराई हुई है। तो आज वो हमारे मेहमान हैं। आपको सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं अपने चैनल के ऊपर सर। वालेकुम सलाम। आप ठीक हैं? आप जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए, रमजान कैसा चल रहा है सर आपका? जबरदस्त, शुक्र है अल्लाह का। आपका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे चैनल के ऑडियंस के लिए जो है ना स्पेशल रमजान के अंदर वक्त निकाला है। तो इंशाल्लाह जो है ना आपकी और ये जो आज हमारी डिस्कशन होगी, होपफुली जितने भी नए टैक्स कंसल्टेंट्स हैं या ऐसे लोग जिनका कोई भी काम है एजेके के अंदर, उनके लिए इंशाल्लाह जो है वो हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह। अच्छा, सुशील साहब, मुझे थोड़ा सा फॉर्मली हम एक लाइटर से क्वेश्चन से ओपन करते हैं अपना, के जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि टैक्स अथॉरिटीज हैं, फिर आरटीओज हैं, और इसी तरह फिर उन्होंने कंपनियों के लिए एक अलग उन्होंने सीटीओज बना दिए हैं। यानी कि उसके अंदर सिर्फ कंपनीज डील होती हैं। तो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो अगर हम देखें, क्या तमाम बड़े सिटीज के अंदर इनके ऑफिसेज हैं? किस तरह वहाँ पे डील हो रहा है जरा? अच्छा सर, ऐसे है कि ऑफिसेज जो हैं वो तो सारे सिटीज में हैं। मुजफ्फराबाद से लेके रावलाकोट, कोटली, भिम्बर, डडियाल, चकसवारी, मीरपुर, सारी जगहों पे हैं। मगर जो इनके एमआईएस सिस्टम है, जो कंप्यूटर सेक्शंस हैं, वो एक तो मीरपुर में है और दूसरा मुजफ्फराबाद में। और जो सबसे मेन डीलिंग्स होती हैं, जो कंपनी है, उसका सारा यहाँ पे मीरपुर आजाद कश्मीर में हो रहा है। कंपनी की रजिस्ट्रेशन इधर होती हैं और उनके बाकी जो प्रोसेसेस हैं सारे वो यहाँ पे। अच्छा, दूसरा मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि हमारा फाइनेंशियल ईयर जुलाई टू जून है, तो आई थिंक ये तो डिफरेंस वहां भी नहीं है, वहां भी इसी तरह ही चल रहा होगा एग्जैक्टली। जी सर, वैसे ही है क्योंकि लॉ सेम ही फॉलो हो रहा है। अगर कुछ चेंजिंग्स आती हैं तो वह एसआरओ के जरिए सामने आ जाती हैं। सही। बाकी वही है। सही। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि एक कंपनी है, इसको इस तरह से हम क्वेश्चन कर लेते हैं कि अगर वो पाकिस्तान के अंदर भी काम कर रही है और अपनी एक ब्रांच वो वहां पे ओपन करना चाहती है, मैं कंपनी से स्टार्ट ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब मुझे ये बताएं कि उसे ठीक है। दोबारा एनटीएन वहां जाके लेना पड़ेगा? हाँ सर, इसका ये तरीका होता है कि बेसिकली पाकिस्तान वाले आज़ाद कश्मीर को और आज़ाद कश्मीर वाले पाकिस्तान को फॉरेन कंसीडर करते हैं कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब कोई कंपनी पाकिस्तान से आजाद कश्मीर में काम करने आती है तो उसको फॉरेन कंपनी इंडोर्समेंट करवानी पड़ती है एजे के रजिस्ट्रार ऑफिस में। वो इंडोर्समेंट वो मुजफ्फराबाद में भी करवा सकते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में, और वो इधर मीरपुर में भी करवा सकते हैं। तो वो पहले इंडोर्समेंट करवाएंगे, उसके बाद वो एनटीएन और सेल्स टैक्स के लिए जा सकते हैं। और इंडोर्समेंट के लिए एक चेक लिस्ट है, तो वो मैं शेयर कर देता हूँ। जो लोग करवाना चाहते हैं उनके लिए आसानी हो जाएगी। जी प्लीज। उसके लिए एक तो ये होता है कि कंपनी इंडोर्स करवाने के लिए आपके पास अटेस्टेड एससीसीपी के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जो आपने पाकिस्तान में कंपनी रजिस्टर करवाई हुई है, उसके आपके पास आर्टिकल, मेमोरेंडम, फॉर्म 2, फॉर्म 1, फॉर्म 29, अगर वो 1 साल से ज्यादा वहां पे चल रही है तो। उसके बाद ये होगा कि जब वो एजेके में आएगी तो उसके फर्दर कुछ फॉर्म्स होते हैं जिनमें फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3 और फॉर्म 5 होंगे। तो ये जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये है। उसके बाद कोई एफिडेविट्स होते हैं, बोर्ड रेजोल्यूशन होती है, एप्लीकेशन होती है, इसके जरिए वो यहाँ पे इंडोर्स करवा सकते हैं। और इंडोर्समेंट की फी होती है, इट्स अप्रोक्सीमेटली 60,000 राउंड अबाउट फी जो है, गवर्नमेंट फी। तो ये इंडोर्समेंट हो जाएगी, उसके बाद वो इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के लिए जा सकते
अच्छा, इनकम टैक्स की अगर हम बात करें, जिसके हम एनटीएन कहते हैं, एनटीएन लेना है कंपनी का जर्नल, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा इंडोर्समेंट जी। के बाद? इंडोर्समेंट के बाद आपके जो एससीसीपी के अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने लेने हैं। उसके बाद जो रजिस्ट्रार ऑफिस एजेके का है, जो आपके इंडोर्समेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं अटेस्टेड, वो आपने लेने हैं। उसके बाद टैक्स डिपार्टमेंट वालों की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनमें ये शामिल होते हैं। उसके अलावा आपका ऑफिस यहाँ पे होना चाहिए, कोई भी ब्रांच ऑफिस आपने, उस ऑफिस का एग्रीमेंट, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसके बाद बोर्ड रेजोल्यूशन, ऑथोराइजेशन टू प्रिंसिपल ऑफिसर। ये मेन चीजें हैं जो आपने अटैच करके तो जमा करवानी होती है डिपार्टमेंट में। उसके बाद ये होता है कि एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म फिल करना पड़ता है, एप्लीकेशन देनी पड़ती है, और उसके बाद जाके यहाँ पे इंडोर्स होती है। और जो इधर एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपने जितने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने स्कैन करके यूएसबी में डाल के साथ देने हैं अच्छा, डिपार्टमेंट में। ठीक है। हाँ, वो फिर इनिशियल की स्क्रीनिंग होती है, फिर अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हो जाते हैं तो उसके बाद आपका जो आपने ईमेल और फोन नंबर दिया होता है वो लेके तो आपका एक बंदा अपीयर होता है कंप्यूटर सेक्शन में। वहां से जाके फिर कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके तो वो फर्दर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका होता है ये कंपनी के लिए। ये सर ऑनलाइन नहीं है अभी तक वहां पे कंपनी के लिए? सर ऑनलाइन कंपनी के लिए जिस तरह तो पाकिस्तान में है ना कि आप एससीसीपी से रजिस्ट्रेशन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपने उसका डाटा दे देते हैं तो आपका टैक्स का भी हो जाता है। यहाँ वैसे नहीं है, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रार ऑफिस से अलग रजिस्ट्रेशन लेनी है, टैक्स डिपार्टमेंट से अलग लेनी है। उसके लिए ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है कि आपका ऑनलाइन जो है वो, क्योंकि सर ये आपस में लिंक नहीं है, हम्म। मैनुअली सारे सेपरेट है, सही और सही। इसकी वजह से टाइम भी ज्यादा लग जाता है। अप्रोक्सीमेटली कितना सर, आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक? सर देखें, मेरे ख्याल से तीनों काम करवाने के लिए अगर इंडोर्समेंट भी करवाई जाए, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स तक जाया जाए, तो ये 20 to 30 डेज लग जाते हैं, क्योंकि अच्छा। हर एक डिपार्टमेंट का काम अलग अलग है। इवन सर सेल्स टैक्स का भी डिपार्टमेंट अलग है, ठीक है, वो जो मोटर टैक्सेशन है वो उसके साथ है, ठीक है, वो इनकम टैक्स का अलग है, रजिस्ट्रार ऑफिस का अलग है। तो ये तीनों जगह से करवाने के लिए स्टैंडर्ड टाइम अगर आप प्रॉपर फॉलो अप रखें, आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं, तो 20 to 30 डेज इसमें लग जाते हैं। अच्छा, और आखिरी चीज मुझे ये बताएं कि सर, अगर एक कंपनी एससीसीपी के सब में पाकिस्तान में इधर रजिस्टर है, जैसा आपने फरमाया, और उसके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड यहाँ से चले जाते हैं, तो वहां दोबारा तो एससीसीपी में नहीं जाना पड़ता? नहीं, दोबारा एससीसीपी में नहीं जाता। अच्छा, वो जो दोबारा। अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे अप्रूव है। हाँ अच्छा, जी। वो चल जाते हैं। अच्छा, अब हम नेक्स्ट जो हमारा सवाल होगा वो ये होगा कि इंडिविजुअल की क्या सर रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसके कंपनी के डायरेक्टर्स भी होते हैं, क्या डायरेक्टर्स को भी वहां पे जरूरी है रजिस्टर होना? अच्छा सर, डायरेक्टर का ये है कि एक ऐसा सिनेरियो है कि क्योंकि मैंने खुद एक केस किया था, उसमें ऐसे था कि जितने भी कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं ना फॉरेन कंपनी के, उसके लिए ये रिक्वायरमेंट है टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कि उन सारे डायरेक्टर्स को ई इनरोल किया जाए एजेके के सिस्टम पे, एज एन इंडिविजुअल ई इनरोल किया जाए, और फिर उनको जो है उनके शेयर्स के मुताबिक, डायरेक्टर की जितनी शेयर होल्डिंग है उसके मुताबिक उनको कंपनी के अंदर शो करवाया जाए। तो ब्रांच ऑफिस के लिए एक जो मैंने केस किया था उसमें एक ऐसा भी था, फ्लेक्सिबिलिटी थी, वो ये थी कि क्योंकि ब्रांच ऑफिस को एज रिप्रेजेंटेटिव के जरिए भी इनकॉर्पोरेट करवाया जा सकता है, मगर होता ये है क्योंकि एक मैनुअली सिस्टम है, एक उसमें से हमें गुजरना पड़ता है, तो डिपार्टमेंट वाले इस चीज को एम्फेसाइज करते हैं कि सारे डायरेक्टर्स ही इनरोल करना है। मगर लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें पाकिस्तान के लिए भी और यहाँ के लिए भी, जब भी कोई कंपनी इंडोर्स होती है तो वो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव के जरिए हो जाती है, उसके लिए सारे डायरेक्टर्स को ई इनरोल नहीं करना पड़ता। नहीं करना पड़ता। अच्छा, अब ये तो है, आपने कंपनी का प्रोसेस बता दिया। अब मुझे आप थोड़ा सा बताएं कि वहां पे इंडिविजुअल जो है, जैसे मैं हूँ, वहां पे जाता हूँ किसी काम के सिलसिले में, और मेरी जाहिर है इनकम एजेके से भी है। अब जाहिर है मैं एज इंडिविजुअल जो है आपके एजेके का टैक्स पेयर भी बन जाता हूँ, क्योंकि इनकम मैं वहां से अर्न कर रहा हूँ। तो अब मेरी रजिस्ट्रेशन वहां पे कैसे होगी, क्योंकि मैं यहाँ का भी एनटीएन होल्डर हूँ, पाकिस्तान से भी। ठीक है
सर पहले तो मैनुअली होती थी इंडिविजुअल की, मगर अब इंडिविजुअल की आप ऑनलाइन कर सकते हैं। जिस तरह एफबीआर में ऑनलाइन है सारा, आइरस के जरिए आप जाते हैं और न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं, इस तरह यहाँ पे भी एजेके में भी सिस्टम आ गया। मगर उसमें कुछ फ्लॉज हैं। वो फ्लॉज ये हैं कि इसको ऑनलाइन कंप्लीट नहीं बोलेंगे, इसको पार्शियल ऑनलाइन बोलेंगे। वो ऑनलाइन। इस वजह से कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो करवा सकते हैं, आप ऑनलाइन टैक्स रिटर्न भी जमा करवा सकते हैं, मगर आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते। फिर अगर आपको फाइलर बनना है, अर्जेंट फाइलर बनना है, या आपने एटीएल पे आना है, तो उसके लिए भी फिर आपको 8 दिन 10 दिन लग जाते हैं। आपने पहले रिटर्न्स देनी है, एनटीएन बनाना है, वो तो ऑनलाइन हो गया, मगर उसके बाद आपको मैनुअली चालान जमा करवा के रेलिवेंट सर्कल से मार्क करवा के तो आपने एटीएल में आना होता है। तो ये फ्लॉज भी साथ साथ हैं। तो होपफुली वक्त के साथ साथ शायद ये और हो जाए और क्लियर। और थोड़ा सा मुझे बताएंगे डॉक्यूमेंट्स की क्या मेनली रिक्वायरमेंट होती है इंडिविजुअल की? सर इंडिविजुअल के जो बिजनेस हैं, बिजनेस के लिए ईमेल, उनका उनका फोन नंबर जिस तरह वहां पे है, और हम्म। जो डॉक्यूमेंट्स उनके चाहिए होते हैं, उनका एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल। बाकी सारी उनकी बिजनेस इंफॉर्मेशन उनकी आती है, रिकॉर्ड होती है। रिकॉर्ड होती है, सही सही। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि प्रोएक्टिविटी सर वहाँ पे कितनी है? यानी कि हमारे यहाँ तो बड़ी टैक्स वाले तेज हैं, नोटिसेस बड़े शां शां करके आते हैं, और ऑनलाइन भी आ रहे होते हैं, ऑफलाइन भी आ रहे होते हैं, रिकवरीज भी, बैंकों पे छापे भी, तो बड़ा मतलब एक्टिव है माहौल यहाँ पे। वहाँ के क्या क्या सीन है? देखें सर, टैक्स वाले जो हैं वो पाकिस्तान में है या आजाद कश्मीर में है, वो सेम ही है। अरे तो इस लिहाज से तो नोटिस है वो यहाँ पे भी सर उसी तरह ही आते हैं। ठीक है। तो मैं तो सर जो काम करने के अगर लिहाज से भी बात करूं, तो क्योंकि मैनुअल सिस्टम है उसके बावजूद डिपार्टमेंट का जो अमला है वो अपनी एफर्ट्स करता है, वो हम्म। अपनी कंप्लीट एफर्ट्स करता है, वो मेहनत करते हैं, जिस लेवल तक, मैक्सिमम लेवल तक वो जा सकते हैं वो काम कर रहे हैं। तो बाकी नोटिस का सर जो है वो आप समझे कि रेगुलरली चलते रहते हैं, अच्छा, और हल्का फुल्का अंडर द उनमें टेबल भी किसी चलता किस्म है? का कोई रिलीफ नहीं है। हल्का फुल्का अंडर द टेबल भी चलता है? अंडर द टेबल सर मैंने तो अभी तक नहीं किया, बाकी आप पता नहीं। चले, आपने आपने पॉलिटिकली वेल लेफ्ट किया है। सही है, सही जा रहे हैं आप। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि वहां पे जो सर जीएसटी है, उसका जो जी सर। इतलाक है, वो जैसे हमारे यहाँ भी चेंज हो गया है, पिछले महीने से 18% पे हम चले गए। 14 फरवरी से ऑनवर्ड जो जी है सर। हमारा एसआरओ आ गया था, और उसके बाद तो आपके यहाँ भी चेंजेस हुई हैं? 17 से 18 पे शिफ्ट हुए हैं, या भी 17% ही चला रहे हैं? जी सर। जी सर, चेंजिंग्स हुई हैं जो अच्छा पाकिस्तान में होती हैं, वो चेंजिंग्स उधर भी साथ साथ हो रही होती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और दूसरा मुझे ये बताएं कि इवन सर एक इम्पोर्टेंट, सॉरी सर आपकी बात जी जी, काटने हो प्लीज रही है, एक प्लीज। इम्पोर्टेंट टॉपिक था चेंजिंग्स के हवाले से। एक एसआरओ आया था, इट्स अबाउट 1 ईयर बिफोर, मेरे ख्याल से 1 साल हो गया है। वो था इंटीग्रेशन सिस्टम का। सेल्स टैक्स की बात किया तो इंटीग्रेशन सिस्टम, कई सारे लोग पाकिस्तान में जो इनपुट टैक्स उधर क्लेम करना चाहते हैं, ऑनलाइन सिस्टम में वो जाते हैं, तो एजेके या गिलगित बल्तिस्तान, इनके हमेशा जो है ना मसले मसाइल रहते हैं, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड नहीं है। हम्म। तो उसका एसआरओ आ चुका हुआ है, वो भी काफी टाइम हो गया उसको, मगर अभी तक इंटीग्रेशन नहीं हुई। इंटीग्रेशन ही, तो बिल्कुल जी। मैंने होपफुली। मैंने सुशील उस पर वीडियो की थी, उसमें उन्होंने ये कहा था कि आपका जो इनपुट की क्लियरेंस है ना, अभी मैनुअल हो रही है। यानी कि आप जान, या वहाँ की जो इनवाइसेज हैं वो हेड ऑफिस जाती हैं, वहाँ वाले एक सिस्टम में एंट्री करते हैं, फिर वो यहाँ के सिस्टम में डलवाने के लिए भी अच्छी खासी जो है ना वो जूतियां घिसानी पड़ती हैं, भाग दौड़ होती है, बिल्कुल बहुत इसी मुश्किल तरह। काम है, बहुत मुश्किल काम है। 6 महीने, 4 4 महीने, 5 5 महीने लग जाते हैं, और कंसल्टेंट बेचारा धक्के लेता रहता है, सुबह से शाम तक जलील होता है फुल यहाँ पे। उन्होंने कहा था कि हम एक सिस्टम बना रहे एक्चुअली हैं जिसके तहत ये हो जाएगा कि आपकी जो क्रॉस बॉर्डर एक्सचेंज है इनपुट की, वो इजी हो जाएगी। तो होपफुली अभी लगे हुए हैं, देखें कब तक जो है वो उसको ऑटोमेट करके अप करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं थोड़ा सा कि जो सर्विसेज के ऊपर टैक्स है, वो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है, कैसा है वहां पे सर्विस को लेके? सर सेल्स टैक्स की जहां तक बात की जाए तो मैं समझूंगा कि कंपैरेटिवली उतना एफिशिएंट नहीं है जितना इनकम टैक्स है वर्किंग के लिहाज से। उसमें यह है कि क्योंकि वो एक डिपार्टमेंट है जिसके अंदर मोटर टैक्सेशन और सेल्स टैक्स दोनों है, तो मुझे, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, मुझे
ऐसे लगता है कि वहां पे जो लोग हैं काम करने वाले, वो शायद उसको उतने बेहतर तरीके से नहीं कर सक रहे जितना उनको करना चाहिए, जितना एफिशिएंटली अभी। और इसमें यह है कि सर्विसेज पे जो टैक्स है, नोटिस आते रहते हैं क्लाइंट्स को, ठीक है, कि रजिस्ट्रेशन करवाएं, ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन की हद तक नोटिस आएंगे, ठीक है। फिर कुछ कंप्लाइंसेस करते भी हैं, हम्म। मगर बाद में ये होता है कि उनको पता चलता है कि हम तो रजिस्टर्ड ही नहीं थे। और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको ये होता है कि उनको नोटिस आ गया और वो हम्म। रजिस्टर्ड है, तो वो कहते हैं कि हम कैसे रजिस्टर्ड हुए हैं। तो इस तरह के कुछ इश्यूज आते हैं, कुछ अब लोग लेके आते हैं, उसमें लोगों की भी लापरवाही कहेंगे सेल्स टैक्स के हवाले से। वो कहेंगे खासकर। जी हमें हमें पता नहीं हम कैसे रजिस्टर्ड हो गए हैं। तो सही। ये कुछ चीजें हैं सर। तो मेरे जबरदस्त। ख्याल से जैसे जैसे एडवांसमेंट आएगी, हमारी ये चीजें भी बेहतर हो जाएंगी। ये आपके चैनल के तवज्जुह से मैं जो एजेके के जो मिनिस्टर हैं टैक्स के, और वजीर आजम साहब हैं, उनको मैं कहूंगा कि ये जितना जल्दी हो सके इसको एडवांसमेंट की तरफ लेके जाएं। वो हदायत देंगे तो बेहतर होगा ये आजाद बिल्कुल। कश्मीर के लोगों के लिए। बिल्कुल ये सब के लिए सर सर बेहतर अगर है। आपने आपने सर कंप्लाइंस करने के बावजूद भी आपने एटीएल स्टेटस चेक करने के लिए पहले एप्लीकेशन लिखनी है सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में कि हमें हमारा एटीएल स्टेटस बताएं। और आप ऑनलाइन एटीएल स्टेटस नहीं चेक कर सकते। फिर उस एटीएल स्टेटस को चेक करने के लिए फिर आपने फॉलो अप करना है प्रॉपर। आप आज जाएंगे, हफ्ते में जाएंगे, 10 दिन में जाएंगे, फिर जाके आपको एटीएल स्टेटस के लिए एक लेटर मिलता है टू whom इट में अच्छा। अच्छा कंसर्न का, इसमें। जिसपे ये लिखा होता है कि बंदा फाइनल है। अच्छा सुशील, अगर हम थोड़ा सा, अगर आप हमें 2 मिनट में ब्रीफ कर दें कि अभी करंटली अगर कंप्लीट जो प्रोसेस है, एक बंदा जो है उसने लेट रिटर्न फाइल की 2022 की ना, उसको एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के ऊपर आना है, ठीक है? ठीक है। उसके लिए कंप्लीट प्रोसेस क्या है वहां पे? अच्छा, रिटर्न अगर उसने फाइल कर दी हुई है 2022 की, तो वो अपनी रिटर्न का प्रिंट ले, एटीएल सरचार्ज जमा करवाए मैनुअली, उसके बाद एक अच्छा, ये मैनुअल एप्लीकेशन लिखे मैनुअल जो मैनुअल उसका। का चालान सर कहाँ से बनेगा? 1,000 रुपया है इंडिविजुअल का? सर वो, हाँ जी, 1,000 रुपया। वो सर बैंक से आई थिंक मिल जाएगा या नहीं, मेरे पास सर पड़ा हुआ है उसका फॉर्मेट, मैं आपसे शेयर कर दूंगा, आप ग्रुप में दे दीजिएगा। बेहतर तो है। वो जिसको चाहिए होगा वो वहां से उसको फिल करके तो वो चालान निकाल लेंगे। ठीक है। तो वो इसका ये सब तरीका है, वो रिटर्न अपनी दें, मैनुअली चालान जमा करवाएं एटीएल सरचार्ज, उसके बाद एप्लीकेशन लिख लें, अगर बिजनेस है तो अपने लेटर हेड पे लिख लें एटीएल ठीक के है। लिए, जो उनका रेलिवेंट सर्कल है वहां हम्म। पे वो उसको सबमिट करवा दें। सही सही सही। अच्छा ये हुआ कि आपने कहा कि रिटर्न जमा होगी, उसके बाद मैनुअल चालान क्रिएट होगा। मैनुअल चालान जाके आप बैंक जमा कराएंगे, नेशनल बैंक जाके? नेशनल बैंक का इधर, हाँ जी, वहां पे। नेशनल बैंक जमा होगा। नेशनल बैंक जमा कराने के बाद जो है, फिर उसके बाद सर नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा उसका? उसके बाद सर अगर तो बिजनेस है तो बिजनेस के लेटर हेड पे वो एप्लीकेशन लिखें, जो रेलिवेंट सर्कल के ऑफिसर हैं उनको, कि मैं जो है एटीएल लिस्ट पे आना चाह रहा हूँ और ये जो रिक्वायरमेंट्स है मैंने फुलफिल कर दी हैं, तो वो हम्म। उनको जमा करवा दें। और ठीक अगर है। सैलरीड हैं तो वो किसी भी पेपर पे अपने साइन के साथ, अपने जो है सीएनआईसी नंबर के साथ वो दे दें। तो ये आप कह रहे हैं कि एक बंदा अगर एजेके से बाहर है, बट बंदा जैसे आप लोकल एजेके के हैं लेकिन एजेके से बाहर है, तो इसका मतलब है कि बाहर बैठा हुआ बंदा तो एक्टिव टैक्स पर लिस्ट पे नहीं आ सकता? सर स्टिफ होगा उसके लिए अभी, क्योंकि सोर्स आपको डिफाइन करना पड़ता है। जिस तरह आप देखें नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है पाकिस्तान के अंदर, उनको इस बेस पे जज करके कि हैविंग पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम है या नो पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम, उस बेस पे रिटर्न फाइल करके उनको एटीएल पे ले आते हैं। मगर यहाँ पे कोई नॉन रेजिडेंट है तो उसको ट्रीट कैसे करेंगे नहीं पता, मुश्किल है। उसको आप मैनुअली रिटर्न दे देंगे, फिर उसका आपने देखना है कि सर्कल कौन सा आ रहा है, फिर सर्कल जाएंगे तो वहां पे क्वेश्चनिंग होगी कि अगर बंदा उसकी इनकम ही नहीं आ रही, नॉन सोर्स ऑफ इनकम है, तो आप उसको फाइलर क्यों कर रहे हैं। तो इसमें सर मसले मसाइल तो हैं। अगर तो किसी बंदे का प्रॉपर फिजिकली एग्जिस्टेंस है बिजनेस की, उसके लिए तो चले इजी है, या वो सैलरीड पर्सन है उसके लिए इजी है। मगर जो ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एटीएल का बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, उनके लिए एजेके में थोड़ा स्टिफ है सर। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि रिटर्न जमा होगी, उसके बाद मैनुअल चालान जमा हो गया, नेक्स्ट स्टेप सर फिर क्या होगा उसका? मैनुअल चालान जमा हो गया सर, उसके बाद आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है,
उस एप्लीकेशन के साथ रिटर्न भी और मैनुअल चालान भी लगा के जो आपका रेलिवेंट सर्कल होगा आपने उसमें जमा करवा देनी ठीक है, सर्कल में एटीएल जमा के हो लिए। गया, देन? हाँ सर, फिर हार्डली एक हफ्ते से 10 दिन लगते हैं, क्योंकि हर फ्राइडे को जो है ना कंप्यूटर सेक्शन जो है वो एटीएल लिस्ट जो है अपलोड करता है। तो वो एक साइकिल होता है, उसमें वो एटीएल पे आ जाते हैं, और अगर वो ना आए तो फिर उनको फॉलो अप करना पड़ता है डिपार्टमेंट। अच्छा, अच्छा, वीकली वो सिस्टम में अपडेट हो गया। अब हम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं या मैनुअल लेटर वहां से इशू कराना पड़ेगा? नहीं सर, इंडिविजुअल का आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, कंपनी का भी आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। एटीएल स्टेटस ऑनलाइन आप एनटीएन इंक्वायरी नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है। एंटी इंक्वायरी उसके नहीं। बाद सेल्स टैक्स आप नहीं। हाँ, ओके। एनटीएन इंक्वायरी आप ऑनलाइन नहीं कर सकते। अच्छा, तो मुझे अब थोड़ा सा अब यहाँ पे ये भी तो वही एक्सप्लेन। सर, जो एफबीआई की साइट है हम्म। ना, जी, जी। एफबीआर की साइट पे इसका आ रहा होता है, सबसे टॉप पे आ रहा होता है जो एफबीआर के हैं, उससे हम्म। नीचे एजेके की आ रहा होता है, वहां से आप इंक्वायरीज कर सकते सही, 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 जबरदस्त हो गया। चले, ये हमने अभी एंटीएन, सेल्स टैक्स और ये तो कवर कर लिया। इसके बाद मुझे थोड़ा सा ये बता दें कि फाइलिंग के हवाले से, हैं। एजेके के अंदर अभी क्या है, मैनुअल है, सेमी है? अब इसमें आपने सबसे पहले इनकम टैक्स का बताना है, रिटर्न एनुअल का, और फिर सेल्स टैक्स का मंथली बताना है, और विदहोल्डिंग की स्टेटमेंट्स भी वहां पे फाइल हो रही हैं, तो उसका भी काइंडली आपने बता देना है। जी सर, हो रही। अच्छा सर, देखें जो फाइलिंग की डेट्स है ना, वो तो वही है जो पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है। मगर जो उनको फाइल करने का तरीका है वो थोड़ा सा चेंज है। आप जो एनुअल रिटर्न्स हैं, वो चाहे कंपनी की हैं, वो चाहे इंडिविजुअल की हैं, सैलरीड की हैं, वो ऑनलाइन होगी हैं। इनकम टैक्स रिटर्न्स वो आप ऑनलाइन दे सकते हैं। जो विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स हैं वो आपको मैनुअली जमा करवानी पड़ रही हैं अभी, वो आपने मैनुअली देनी है डिपार्टमेंट। उसके बाद जो सेल्स टैक्स की रिटर्न्स हैं वो भी आपने मैनुअली ही सबमिट करवानी है। तो अगर किसी भी रिटर्न से रिलेटेड कोई आपकी लाइबिलिटी है, टैक्स लाइबिलिटी, तो वो भी मैनुअली आपका चालान जमा होगा और सही, डिपार्टमेंट में इंटीमेट हो जाए। सही। अच्छा, एनुअल का आपने क्या बताया कि अभी वो ऑनलाइन लॉगिन करके आप वहां पे कर पा रहे हैं? क्योंकि जी, पहले ऑनलाइन फाइल हो जाए। पहले हम यहाँ से ना मैनुअल वो कोरियर का किया करते थे उनको, एजेके अथॉरिटीज को ना। जी, अब आप फाइल कर सकते हैं, मगर सर फिर आपकी टैक्स लाइबिलिटी आ गई तो वो आप नहीं दे सकेंगे अच्छा, वो ऑनलाइन। चालान बना के उसके फिर लिए एजेके के अंदर ही जमा होगा वहां पे, या यहाँ के नेशनल बैंक में नहीं भी सर, करा सकते हैं? उसका ये तरीका है सर, उसका एक ट्रिकी है पॉइंट। हम्म। जो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न एनुअल है ना, हम्म। उसकी अगर आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटी बनती है तो आप उसका चालान जमा करवा के उसको स्कैन करके, तो वो जो टैक्स पेमेंट का पोर्शन आ रहा होता है आपके रिटर्न के अंदर, वहां पे आप उसको अपलोड करते हैं, आपकी अपने टैक्स लाइबिलिटी को उधर खत्म करते हैं और सबमिट हो जाती है। उसके लिए आपको नहीं आना पड़ेगा डिपार्टमेंट, जो एनुअल रिटर्न है। सही। और सेल्स हाँ, टैक्स और का जो क्या सीन है? विदहोल्डिंग जो विदहोल्डिंग्स और सेल्स टैक्स की हैं सर, विदहोल्डिंग स्टेटमेंट है या सेल्स टैक्स रिटर्न है, उसके लिए होगा कि आपको पहले चालान इधर जमा करवाने पड़ेंगे, अगर उनकी टैक्स लाइबिलिटीज वगैरह कोई बन रही हैं या टैक्स डिडक्शंस जो उनने की हुई हैं, हम्म। विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्शंस, तो वो जमा करवाने के बाद तो रेलिवेंट सर्कल में वो इंटीमेट करना पड़ता है, सबमिट करवानी पड़ती है मैनुअली, अच्छा, सेल्स टैक्स मैनुअली। की भी और विदहोल्डिंग की भी। और इसके कोई फॉर्म्स हाँ वगैरह डाउनलोड होते हैं? सर, जो है इसका सेल्स टैक्स का, वो भी मेरे पास पड़ा हुआ है पूरा एक टेम्पलेट, वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। श्योर। विदहोल्डिंग ऑफ टैक्स का भी कोर्स शेयर चीजें कर हो रही। दूंगा। किसी ने एजेके के अंदर विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट जमा करवानी है, वो उसको फिल करके करवा दें। फिर विदहोल्डिंग टैक्स का जो चालान है वो भी मेरे पास पड़ा है, वो भी आपसे शेयर करूंगा। सेल्स टैक्स का भी कर दूंगा। बेहतर है, बेहतर है। मैं तो कोशिश करूंगा उसको कि सर, एडिटिंग के दौरान आप जो भेजेंगे उसकी हम एक स्लाइड शेयर बना के इसी वीडियो के साथ ही हम इंशाल्लाह वो भी चला देंगे, जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं साथ साथ लोग, ताकि वो भी ऑब्जर्व कर लें, देख सकें कि वो चालान किस तरह का होता है, क्या सेक्शंस हैं, कैसे फिल करना है। बाकी आप थोड़ा सा टेंटेटिव डेट्स का श्योर। मुझे बता दें कि डेट्स वही हैं जो हमारे यहाँ पे हैं फाइलिंग की? हाँ सर, वही मैं बताने लगा था, डेट्स वही हैं, मगर आप कोशिश ये करें कि उन डेट से 1 वीक 10 दिन पहले सबमिट करवाएं। उसकी सर एक लॉजिक है, वो ये है कि आपने जब विदहोल्डिंग टैक्स चालान जमा करवाने होते हैं, और वो चालान अगर तो आप कैश पेमेंट्स कर रहे हैं, तो कैश पेमेंट की स्टैंप बैंक से उसी वक्त लग जाती है।
मगर मोस्टली कंपनीज जो बड़ी कंपनीज हैं वो चेक भेजती हैं, कोई स्टैंडर्ड चार्टर्ड का है, कोई एचबीएल का है, कोई एक्सवाईजी बैंक का है। अब वो चेक जो है वो क्लियर होने में 5-7 दिन लग जाते हैं। सही। तो वो फिर 5-7 दिन के लिए जो आपके चालान है वो नेशनल बैंक में ही रहते हैं, आपको सिर्फ डिपॉजिट स्लिप मिलती है। तो इसलिए थोड़ा सा प्रोसेस आप पहले कर लें ताकि आप, और उसका एक तरीका ये है इससे बचने के लिए कि आप जिस दिन आप चालान जमा करवाएं ना, आप डिपॉजिट स्लिप लें, उसी डिपॉजिट स्लिप की कॉपी करके अपनी विदहोल्डिंग स्टेटमेंट के साथ अटैच करके आप डिपार्टमेंट में उसको सबमिट करवा दें। बाद में आपको चालान मिल जाता है जब, तो आप चालान डिपार्टमेंट में दे दें। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा आज होगा आज की डिस्कशन का, और आपसे इंशाल्लाह जो है ना, अब हम वक्तन फवक्तन छोटे छोटे सेशंस जो हैं लेते रहेंगे, जो भी हमें एजे श्योर। केस रिलेटेड मसाइल आएंगे। वो मुझे ये बताएं कि वो जो मैनुअल चालान है, लाइक अगर आप एडवांस टैक्स या विदहोल्डिंग टैक्स जमा कराते रहते हैं, तो वो आपका कंप्यूटर सेक्शन फिर अपडेट कर देता है। तो वो बाद में जैसे हम यहाँ पे क्लेम लेने के लिए जाते हैं, तो हमारे तो अब थोड़ा सा एफबीआर का सिस्टम अपडेट हो गया है, तो वहां पे भी ऐसा ही है? सर उसका ये होता है कि आपकी 4 कॉपीज होती हैं, वो चाहे सेल्स टैक्स की मद में है या चाहे विदहोल्डिंग टैक्स है। हम्म। सेल्स टैक्स की मद में आपको जो सेल्स टैक्स रिटर्न है वो कंप्लीटली आपको नेशनल बैंक में दे देनी है। मतलब एक ही रिटर्न की 4 कॉपीज हैं, और वो चारों कॉपीज आप नेशनल बैंक में लेके जाएंगे, 2 कॉपीज नेशनल बैंक अपने पास रखता है, 2 आपको दे देता है। वो जो कॉपी नेशनल बैंक के पास है वो एक कॉपी नेशनल बैंक टैक्स डिपार्टमेंट वालों को भेज देता है। जो आपका क्वेश्चन है कि डिपार्टमेंट वालों को कैसे इंटीमेट होगा या उनके कंप्यूटर सेक्शन में कैसे आएगा, तो बिल्कुल। वो डिपार्टमेंट में सर चली जाती है। और फिर जो टैक्स पेयर होता है वो भी एक कॉपी डिपार्टमेंट में जमा करवा के दूसरी पे रिसीविंग ले लेता है अपने एविडेंस के डिपार्टमेंट से। सही ये सही। सेल्स टैक्स का है। और विद होल्डिंग टैक्स के साथ जो चालान है उसका भी इसी तरह का स्नैप। जबरदस्त जबरदस्त सर। थैंक यू सो मच सुशील एहतेशाम साहब, आपने एक मुख्तसर वक्त के अंदर बेसिक जो क्वेश्चंस है हर एक बंदे के जहन में, और एक जो डर बना हुआ है एजेके की टैक्सेशन को लेके, वो आपने कवर किया। मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने, आपसे यकीनन मैं काफी दिन से आपके ये कहते हैं पीछे पड़ा हुआ था कि यार थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा टाइम। तो अब आपके साथ ना इंशाल्लाह एक अच्छी जो है ना, हमारी एक है शुरू से ही एक अच्छी है आपके साथ, आप बहुत अच्छे हैं। जब भी आपको कॉल करते हैं आप बड़ा थैंक यू अच्छा सर। हेल्प, आप अच्छा बहुत हेल्प करते हैं। तो आपने काइंडली मुझे वो फॉर्म सारे भेज देने हैं, वो इंशाल्लाह वीडियो एडिटिंग के बाद इसमें डाल देता हूँ। वंस अगेन थैंक यू सो मच, और आपको इंशाल्लाह जो है हम चैनल शुक्रिया। पे इनवाइट जो है वो करते रहेंगे।